हरे कृष्ण फ्रेंड्स। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल प्रैक्टिकल टॉपिक्स में रिलेटेड टू क्रेडिट इंश्योरेंस, इनवॉइसिंग, बाय वेरिफिकेशन एंड लॉट मोर। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू कर देते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आता है, की पॉइंट्स बिफोर अवेलिंग द क्रेडिट इंश्योरेंस। कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखने चाहिए क्रेडिट इंश्योरेंस लेने से पहले या इन द प्रोसेस of having the credit insurance as well, and we should be taking notes of all such points. So उसमें सबसे पहले हमको ध्यान रखना होता है क्रेडिट लिमिट का। काफी लोग क्रेडिट इंश्योरेंस ले लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमको क्रेडिट लिमिट भी लेनी पड़ती है बायर के अगेंस्ट में। हालांकि दोस्तों, मैंने क्रेडिट लिमिट के बारे में एक वीडियो डाला हुआ है, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब में, आप खास चेक कर लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। सो क्रेडिट लिमिट बेसिकली हमको अलग से लेनी पड़ती है एक बायर के अगेंस्ट में, राइट। और वो लिमिटेड होती है, वो जब एग्जॉस्ट हो जाती है फिर भले ही आपके पास पॉलिसी होगी बायर के अगेंस्ट में, लेकिन लिमिट नहीं होगी तो आपका कवर एक्टिवेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये खास आप ध्यान रखें कि क्रेडिट लिमिट मेक श्योर कि आपके पास हो अलोंग विद द पॉलिसी, और एल्स आपकी पॉलिसी काम की नहीं है। सो दिस इज द मेन थिंग विच मैनी स्टार्टअप मिस। सेकंड, आप ये ध्यान रखें कि प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन आप पहले से करा ले, वरना क्या होगा कि बायर एक आपकी गलत कंप्लेन कर सकता है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स। बट इफ यू हैव गॉट अ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट विद द प्रॉपर फोटोग्राफ्स, तो फिर आपको आगे क्लेम में दिक्कतें नहीं होगी। फर्दर, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में दोस्तों ध्यान रखें, अच्छा सा प्रिपेयर करें। और दोस्तों, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, टॉपिक थोड़ा बाउंसर जा रहा है, तो मेक श्योर कि आप पहले 1 to 20 वीडियो सीरीज इस YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं, वो खास आप पहले चेक कर लीजिए, फिर आप जो है दूसरे प्लेलिस्ट और इस सीरीज में आइए, वरना आपको थोड़ी चीजें समझने में कठिनाई होगी। सो मेक श्योर यू जॉइन अवर डे 1 to day 20 वीडियो सीरीज। और दोस्तों, कोई भी डाउट क्वेरीज हो तो खास करके आप हमको कंसल्ट करिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज वो डॉक्यूमेंट है जो हम डॉक्यूमेंट सेट के साथ भेजते हैं, और जब वो बायर साइन कर लेते हैं तो वो फॉरेन बैंक से हमारी बैंक में रिटर्न आ जाते हैं। सो दिस वी कैन शो इट एज अ प्रूफ टू द क्रेडिट इंश्योरेंस एजेंसीज एट द टाइम ऑफ अवर क्लेम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच वी एज एन एक्सपोर्टर शुड हैव। सेल्फ डिक्लेरेशन बहुत सारे स्टार्टअप्स करना भूल जाते हैं, और ये दोस्तों खास करके हमको करना होता है 15 तारीख से पहले, नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख से पहले। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा शिपमेंट हो गया, आज है 25 अक्टूबर, ठीक है, तो मेरे को नवंबर 15 से पहले, हालांकि आपको आपकी पॉलिसी पढ़नी चाहिए, लेकिन नॉर्मली इतना ड्यूरेशन होता है, आपको डिपार्टमेंट को बताना होता है कि आई एम मेकिंग द शिपमेंट और आई हैव मेड द शिपमेंट, और आपको उनके पूरे एक्सपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स, आपको प्रूफ जमा करवाने पड़ते हैं। तो ये प्रोसेस आपको करनी होती है। ये मिस हो जाता है तो पॉलिसी कंडीशन आप लैप्स कर जाते हैं एंड यू फेस द डिफिकल्टी एट द टाइम ऑफ क्लेम्स। खास करके बार का कंटेनर ओपनिंग वीडियो आप मंगवा ले, इससे आपको अपने केस में, अपने बिजनेस में बहुत फायदा होता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो ओपनिंग वीडियो होता है, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाती है एग्जैक्टली फॉल्ट कहां पर हुआ है। क्योंकि सील जब ओपन होता है, हालांकि मैंने कुछ 1 to 20 वीडियो सीरीज में इसके फुटेज दिए हैं कि जहां पर लीकेज हो रहा था, सो दैट विल बी फॉलिंग अंडर द क्लेम डिपार्टमेंट ऑफ द शिपिंग लाइन। इफ कोई ऐसा केस है कि शिप डूब गया है, तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको काफी चीजें देखनी पड़ती है एंड यू नीड टू मॉनिटर अ प्रोसेस इन द एक्सपोर्ट्स। खास करके हमने एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के साथ एक एग्रीमेंट को लेके भी वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब में, तो वो भी आप खास करके चेक कर लेंगे तो आपको और भी अच्छा आइडिया मिलेगा। सो रिलेटेड टू दिस वी हैव मेड अ प्रॉपर ब्लॉग इनटू आवर वेबसाइट एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु, जहां पर एक आपको आर्टिकल मिल जाएगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस मेड वेरी इजी। तो ये खास करके आर्टिकल आप स्टडी कर सकते हैं, और उसमें हमने पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें डाली हुई है कि आपको क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। यू कैन गो थ्रू दिस, राइट। सारे नोट्स जो इंपॉर्टेंट है वो लिखे हुए हैं, राइट, जो आपको काम आ सकते हैं फ्यूचर में। कि इतना चीज का अगर आप पहले से ध्यान रख लेते हो तो फिर आपको क्लेम लेने में इतनी दिक्कतें नहीं आएगी। और जी हाँ दोस्तों, कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है जहां पर आपको पर्सनल लेवल पे ध्यान रखनी होती है रिलेटेड टू द क्रेडिट इंश्योरेंस, कि जैसे कि डायरेक्ट डिस्पैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स का अप्रूवल आप बैंक से लेने जाते हो, तो कभी कभार बैंक ऐसा भी आपको सर्टिफिकेट दे देती है जो लीगली वैलिड नहीं होता।
नीचे छोटा सा लिखा होता है कि ये तो जस्ट एक्सपोर्टर ने कहा इसलिए दे दिया, इसके लीगल कंप्लायंस में यूज ना किया जाए, उसके रेफरेंस नंबर बैंक जनरेट नहीं करती। तो ये सारी चीजें जो है वो फिर क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनियां पकड़ लेती है और इसके कारण जो है आपका क्लेम रुक सकता है। सो मेक श्योर दैट व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट्स यू हैव, यू वेरीफाई विद द क्रेडिट इंश्योरेंस एजेंसीज एट फर्स्ट कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे बैंक से आए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स बाहर के हैं। इफ यू डू इन दैट वे देन दैट कुड रियली हेल्प यू टू सेफगार्ड योर इंटरेस्ट। अब फर्दर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंडीशंस वी कैन ऐड इन इनवॉइस, यानी कि इनवॉइस में हम क्या कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। तो वैसे तो दोस्तों अगर आप मेरा बायर और सेलर का कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो देख लेते हो तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हो जाती है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पर यू कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपके पास दूसरी सारी सिक्योरिटीज है और आप केवल इनवॉइसिंग के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें एटलीस्ट आप कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐड करवा सकते हो रीसेंट सिनेरियो को देख के। जैसे पॉइंट नंबर 1 हम ऐसे उसमें शो कर सकते हैं कि ये कार्गो केवल बीएल से ही क्लियर हो सकता है ओरिजिनल, राइट। सो वी कैन राइट लाइक दैट कार्गो कैन बी ओनली क्लियर्ड थ्रू ओरिजिनल बीएल, राइट, या फिर ओरिजिनल फिजिकल कॉपी ऑफ बीएल। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी सिनारियो हो जाता है कि हम जो कंसाइनी है उसमें हम डायरेक्ट पार्टी को रिफ्लेक्ट करते हैं इन सर्टन केसेस। सो इस केस में जो बीएल बनते हैं वो सीवे बीएल अक्सर बना लेते हैं ये सीएचएस, राइट। तो इस केस में ऐसा होता है कि वहां पर आपका जब सीवे बीएल खास करके बनते हैं और बीएल अगर हमने नॉन नेगोशिएबल बनाए हैं सीवेस, तो उस केस में स्कैन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से भी आपका कार्गो क्लियर हो सकता है। So if you just mention in the invoice, right, then original BL would be required at the time of the clearance, then it could safeguard your interest. So ये point हम invoice में डाल सकते हैं for our security. दूसरा बात ये है कि काफी ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं मार्केट में या सिचुएशन को लेके, चाहे कोई पेंडेमिक आ गया, राइट। तो ऐसे केस में आप जो है अपना शिपमेंट कर नहीं पाएंगे और आप जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, या आपने जो शिपमेंट किया है वो आप शिपमेंट आपका वहां पर पहुंच नहीं पाएगा जहां पर आपका कोई फॉल्ट नहीं हुआ होगा। इस केस में हम ऐसा इसमें इनवॉइस में लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल फोर्स मेजर क्लॉज टू अप्लाई, यानी कि हम फोर्स मेजर क्लॉज जो है वो यहाँ पर एड ऑन कर देंगे ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन से हम बच सके, ताकि क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर सके। ऐसा परिस्थिति हो गया है जो किसी ने ना तो कभी सोचा था ना कभी कहीं महसूस किया था, और अगर कहीं ऐसा हो भी रहा हो तो उसके कोई कवर या सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं होते हो, ठीक है। तो ये जो क्लॉज है इससे हम बच सकते हैं। फिर दोस्तों आप जानते होंगे कि फ्रेट्स जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, ठीक है। इस केस में ऐसा भी हो रहा है कि एक्सपोर्टर जो है सीआईएफ में माल भेज रहा है बायर को, तो वहाँ के जो टीएचसी चार्ज होते हैं, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस और पोर्ट चार्जेस भी बायर्स जो है या तो लाइन है वो एक्सपोर्टर के माथे थोप दे रही है, और नए नवेले एक्सपोर्टर को पता नहीं चलता तो उसको बहुत कॉस्ट आ जाता है। तो इस केस में जो है हम खास करके मेंशन कर सकते हैं कि टीएचसी और पोर्ट चार्जेस है एट द फाइनल डेस्टिनेशन विल बी एट द बायर्स अकाउंट। ये बेसिकली बायर के माथे ही जाने चाहिए, लेकिन होता क्या है कि शिपिंग लाइन भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ये एक्सपोर्टर से लिए जाए, क्योंकि बायर तो कब क्लियर कराने आएगा नहीं कराने आएगा, पैंडेमिक का सिचुएशन हो सकता है, तो कंटेनर तो वहाँ पर जो है अनलोड कर देगा, ठीक है, और वेसल तो वहाँ से निकल जाएगा। तो वो जो अनलोडिंग का चार्ज होता है वो अपफ्रंट एक्सपोर्टर से लेना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू वेट फॉर द बायर, क्योंकि वैसे तो क्लियरेंस का और डिटेंशन का अभी टाइम रहता है, और कभी कभार कोई पोर्ट में फ्री डेज फ्यू डेज कई कंट्री में मिल जाते हैं, राइट। तो डिटेंशन और डैमेज तो ठीक है, बायर का लुकआउट है, तो वैसे शिपिंग लाइन के लिए थोड़ा इजी रहता है कि ये तुरंत एक्सपोर्टर से पैसा लिया जाए। दे डू नॉट वेट फॉर द बायर, क्योंकि अगर शिपिंग लाइन के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो शिपिंग लाइन के लिए तो डिटेंशन है, ठीक है, तो नॉर्मली 14 डेज का फ्री डिटेंशन टाइम पीरियड मिलता है, तो वो तो ऐसे सोचेगी कि बायर स्टिल हैज गॉट सम टाइम, ठीक है, तो बेटर है कि ये पैसा जो है वो एक्सपोर्टर से ले ले और बायर को उस चीज से मुक्त कर दे।
ठीक है, लेकिन ये बोझा जो है एक्सपोर्टर के ऊपर आ जाएगा तो फिर इट कुड बी रियली एड ऑन मोर कॉस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स। और द क्वेश्चन आता है हाउ सोर्सिंग एजेंट वर्क्स, राइट, यानी कि सोर्सिंग एजेंट कैसे काम करते हैं, क्या मार्केट में अभी सोर्सिंग एजेंट की कोई डिमांड है या उनकी कोई नीड्स है, या अभी सोर्सिंग एजेंट एक पुराना कंसेप्ट है, अब तो लोग डायरेक्ट हो गए हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है इस एजेंट्स वगैरह का। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप क्या करिएगा, आप फाइवर में सोर्सिंग एजेंट सर्च करिएगा। ठीक है, आपको बहुत सारे सोर्सिंग एजेंट मिलेंगे और आपको बहुत सारे ऐसे भी सोर्सिंग एजेंट मिलेंगे जो वाकई में बहुत सक्सेसफुल है। जैसे ये सोर्सिंग एजेंट आप देख सकते हैं, इनके 9 ऑर्डर्स इन क्यू है, यानी कि ऑलरेडी 9 लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इनके काफ़ी ऑर्डर्स, तो ऐसे बहुत सारे गिग्स हैं दोस्तों जहाँ पर लोग लगातार इनके पास जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। वाई दे आर सो सक्सेसफुल, ये देखिए दोस्तों, बेसिकली कुछ फीस चार्ज करते हैं, इनके पैकेजेस होते हैं। फाइवर में आप भी ऐसा फ्री अकाउंट बना सकते हैं और ये नेगोशिएशन से लेके, सैम्पलिंग से लेके, शिपिंग से लेके, कम्युनिकेशन, प्राइसिंग, नेगोशिएशन और सप्लायर का डेटाबेस, राइट, ये सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं और इसके अगेंस्ट में ये कुछ पैसा चार्ज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको YouTube में इनका फाइवर का गिग का लिंक दे दूंगा, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऐसा सैंपल आप उनसे मंगवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही, आपको सैंपल भी ये उनका ही है, राइट, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये एक प्रकार से क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट, कि जैसे आप किसी फैक्ट्री से माल लेना चाहते हो चाइना से, तो शायद आप बार बार नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए सारी चीज़ें चेक कर देते हैं। हालांकि अगर दोस्तों बहुत बल्क क्वांटिटी आप लेते हो तो आपको जाना ही चाहिए, लेकिन अगर बहुत छोटी क्वांटिटीज आप ले रहे हो, रिपीटेटिवली ले रहे हो, ठीक है, तो ये सोर्सिंग एजेंट आपको क्वालिटी कंट्रोल में काफ़ी काम आ सकते हैं। आप इनिशियली उनके पास से कुछ काम करवा सकते हैं या फिर एटलीस्ट उनके पास से कुछ सप्लायर के डेटाबेस ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या चीज़ कर देते हैं कि ये चेकआउट कर देते हैं कि माल आपका पैक हो गया है कि नहीं, किस तरीके से आपका माल जा रहा है, किस तरीके से बॉक्सेस हुए हैं, ब्रांडिंग आपका प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपको यहाँ से चाइना से आपको कोई थर्ड कंट्री में ट्रेड करना है तो ये कंपनी का लोगो, तो वो कंपनी का कहीं लोगो या कहीं कैटलॉग तो नहीं पड़ा है, राइट, सारा का सारा आपके ब्रांडिंग में हुआ है, कहीं डैमेज नहीं है, ये सारा आपको रिपोर्ट बना के देते हैं। ठीक है, और सक्सेसफुल सोर्सिंग एजेंट अगर आपको इंडिया में बनना है तो आपको सबसे पहले ऐसे प्रोडक्ट्स पकड़ने पड़ेंगे जिसमें क्वालिटी कंट्रोल का बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट हो। इसमें पेरिशेबल प्रोडक्ट भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्वालिटी कंट्रोल अगर आप प्रोवाइड कर देते हो along with the supply detail, along with your negotiation skill, भावताल वगैरह आप कर देते हो, इंडस्ट्री के डेटा तो मिल जाते हैं फ्रॉम द सेवरल शिपिंग डेटास, राइट, तो लेकिन यू कैन एस्टेब्लिश सम ट्रस्ट, राइट, विद द क्वालिटी कंट्रोल। तो डेफिनेटली आपका गिग जो है भी फाइवर में अच्छी खासा चल जाएगा और यू कैन रियली मेक अ गुड मनी एज एन सोर्सिंग एजेंट। सो बेसिकली सोर्सिंग एजेंट वर्क ऑन द मेन पैरामीटर जो आज के टाइम में जो लोग सक्सेसफुल है, दैट इज दे आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल, राइट, उसमें उसमें अगर आप हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो, अच्छा, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो। सो देखिए दोस्तों, इस फाइवर के फ्रीलांसर का मैं डिटेल्स नीचे दे दूंगा, राइट, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये कॉपी उनका ही है, राइट, ये कॉपी उनके ही कंपनी का है, तो आप ये सैंपल कॉपी उनसे भी मंगा के स्टडी कर सकते हैं। अब फर्दर क्वेश्चन आ रहा है, वो है हाउ टू वेरीफाई अ बायर परफेक्टली। एक बायर को परफेक्टली वेरीफाई कैसे किया जाए। बायर वेरिफिकेशन को लेके दोस्तों काफ़ी पॉइंट्स, काफ़ी वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। हमने डीएनबी के थ्रू कैसे वेरीफाई बायर को करवाया जा सकता है, वो उसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। काफ़ी हम पॉइंट्स बताते हैं, जैसे उनका वेबसाइट का आपको डोमेन एज हम चेक कर सकते हैं, एम्बेसी से वेरिफिकेशन करा सकते हैं जो फ्री होता है। देयर आर सेवरल वेज विच वी हैव कीप्ड ऑन प्रोवाइडिंग यू रिगार्डिंग द बायर वेरिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर परफेक्टली का बात आता है कि परफेक्टली वेरीफाई करवाना है तो उसके रिलेटेड आपको बायर का परफेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप परफेक्टली वेरीफाई करा सकते हो। क्योंकि काफ़ी बार हमको पता ही नहीं होता कि हमको बायर से एग्जैक्टली पूछना क्या चाहिए जिससे हमारा वेरिफिकेशन परफेक्ट हो। तो जैसे बायर आ जाता है फ्रॉम नाइजीरिया, सो हमको एम्बेसी को पूछना पड़ता है कि हम क्या क्या पूछ सकते हैं उनसे वेरिफिकेशन के लिए, राइट, जिससे आप बता सको कि ये कंपनी क्रेडिबल है कि नहीं है। तो वो हमको बताती है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन आस्क।
पहले हम एम्बेसी से कुछ पूछ सकते हैं और एम्बेसी हमको जो नोट्स बना के देती है वो हम बायर को इस तरीके से भेज सकते हैं कि आप हमको ये इंफॉर्मेशन दीजिए राइट बिफोर प्रोसेसिंग द ऑर्डर। उसी तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी होती है, जैसे डीएनबी हो गया, डन एंड ब्रेडस्ट्रीट्स, तो वो भी अगर हम पहले से पूछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बायर दुबई का है तो हम पूछ सकते हैं कि हम उनको क्या पूछे, राइट। तो वो हमको बताते हैं, वो हमको फॉर्म दे सकते हैं कि ये चीज़ आप जो है उनसे फिलअप करवा सकते हैं या पूछ सकते हैं, या फिर ये जो पॉइंट्स है ये हमारा बंदा उनसे पूछेगा डीएनबी का, राइट। तो ये चीज़ अगर आप पहले से उनसे ले लें तो क्या होगा कि अगर वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाने के लिए कोई जन जाएगा तो, या फिर उनसे कोई टेलीफोनिक बात करेगा, मेल में बात करेगा, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। वरना अगर ये चीज़ इतना कोऑपरेटिव नहीं होता है बायर तो आपका रिपोर्ट वीक होगा, राइट। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होगी, जैसे शेयर होल्डर डिटेल्स का बारे में बात है, ऑपरेशन डिटेल्स के बारे में बात है, काफ़ी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बैंकिंग की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे बायर का IBAN नंबर की बात आती है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप उनसे बेसिकली पूछ सकते हो, और इससे जितना ये इन्फॉर्मेशन आपको स्ट्रांगली आएगा उसका उतना ही आपका परफेक्टली और स्ट्रांगली रिपोर्ट जनरेट होगा। सो इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी बिग डील तो आप ये चीज़ को कर सकते हो इन ऑर्डर टू सेफगार्ड योर इंटरेस्ट। फिर क्वेश्चन आता है, विच टूल इज बेस्ट टू डू R&D फॉर eBay। तो R&D को रिलेटेड, ई कॉमर्स के रिलेटेड हमने कुछ वीडियोस बनाए थे, जैसे हीलियम 10 का एक्सटेंशन था, वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द वायरल लॉन्च, जंगल स्काउट। तो ये सारे अमेजोन के ऊपर वर्कआउट कर रहे थे बेसिकली, लेकिन स्पेशल eBay के लिए का टूल आता है जिक एनालिटिक्स का। तो ये आपको eBay का रिसर्च करने में हेल्प आउट कर सकता है। तो ये आपका eBay का प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने के लिए, कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, कहां पर मुझे प्रॉफिट मिलेगा, कैसे मुझे लिस्टिंग करना है, सारी चीजें इसमें है। सो यू कैन यूटिलाइज दिस टूल फॉर योर eBay स्टोर। फिर फर्दर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेजर डिस्क्रिपेंसी स्टार्टअप फेस इन LC। सो देयर आर सेवरल डिस्क्रिपेंसीज बेसिकली विद स्टार्टअप फेस, खास करके राइटिंग को लेके होती है कि अपने बायर का डिटेल में ठीक से नहीं लिखा होता है, थोड़ा एरर होता है, तो उसके कारण आपकी डिस्क्रिपेंसी खड़ी हो जाती है। डिस्क्रिपेंसीज आने का मतलब यह है कि आपका पेमेंट रुक जाता है LC में, चाहे भले ही आपका सारा LC सेफ हो, बायर क्रेडिबल हो, फिर भी आपका पेमेंट रुक जाता है जब डिस्क्रिपेंसीज खड़ी होती है। तो दोस्तों खास करके आप ध्यान रखें कि अगर आप पैकिंग स्लिप भी बनाते हो, ठीक है, तो उसमें भी आप जो है HS कोड पूरा डालें। ऐसे ही नहीं कि हमने केवल जो है HSN कोड 2-4 वर्ड का डाल दिया, नो, यू ट्राई टू एंटर योर फुल HS कोड एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जो डॉक्यूमेंट्स आप LC में डाल रहे हो बैंक में, उससे पहले आप बायर को स्कैन कॉपी भेज दे ईमेल में, ठीक है, वो वेरीफाई करा ले या मेल, सो दैट जब आप बैंक में दे उसकी डिस्क्रिपेंसी खड़ी ना हो, उसके बाद ही बायर का आपका ईमेल कंफर्मेशन आ जाए, then and then only you proceed with your documentations via your bank। आपका जो है पैकिंग डिटेल्स यहाँ पर और वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ऐसी छोटी मोटी टाइपिंग या कुछ चीजें छूट जाने की वजह से राइटिंग में LC में डिस्क्रिपेंसीज खड़ी हो जाती है, तो ये ना हो, राइट। इसके लिए आप ये चीजों का ध्यान रखें। Now coming to the question based on the spiritualities which are very favorite and very dear to me. What is luck? Should we believe in luck? ये भी लोग मेरे को काफी पूछते हैं कि सर आप लक में विश्वास करते हो, लक में हमको मानना चाहिए। देखिए, लक तो होता ही है, लेकिन लक हमारे कर्म से बनता है। हमारे जो पास्ट के अच्छे डीड्स हैं उससे हमारा गुड लक बन जाता है, और हमारे जो बुरे डीड्स हैं उससे हमारा बैड लक बन जाता है। देखिए, हमारे लक के जोर के ऊपर से दोस्तों हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लक को टर्न चेंज भगवान कर सकते हैं। अगर इस चीज को आप प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से देखें तो आप कहते हो ना दुआएं, राइट, आपके फैमिलीज की, आपके फ्रेंड्स की, ये दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लक से भी ज्यादा। अगर हमारे पास अच्छी दुआएं हैं लोगों की, देन एवरीथिंग इज इन योर फेवर। For the very practical question and very logical question, why karma don't give instant punishment for mistakes, right? अगर हम कुछ गलती कर देते हैं या कोई गलती कर देता है तो उसको इंस्टेंट पनिशमेंट क्यों कर्मा नहीं दे रहा है, क्यों कर्मा इतना वेट करा रहा है, और क्या पता भी नहीं उसको पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं।
अगर ये कर्मा तुरंत पनिशमेंट दे दे या तुरंत रिवॉर्ड दे दे तो सब लोग अच्छा ही कर्म करने लगे, राइट? सो इज दिस सो वेरी लॉजिकल एंड वेरी ग्रेट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन आपका भागवतम में परीक्षित महाराज ने पूछा था, राइट, सुखदेव गोस्वामी जी को। तो ये भी भागवत में भी आता है कि व्हाई द कर्मा इज नॉट वर्किंग एट एन इंस्टेंट लेवल, राइट? दैट व्हाई कर्मा इज नॉट वर्किंग एट अ वेरी इंस्टेंट लेवल। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा समझाया था परीक्षित महाराज को कि जैसे धृतराष्ट्र जी है, राइट, उन्होंने एग्जांपल लेके बताया। तो धृतराष्ट्र जी जब बॉर्न हुए तो वो देख नहीं पा रहे थे, ही वाज वेरी ब्लाइंड। तो यहां पर एक बहुत अच्छा, राइट, उन्होंने एग्जांपल दे के परीक्षित महाराज को समझाया कि धृतराष्ट्र जी, ठीक है, आप जानते होंगे महाराज, सॉरी, आप जानते ही होंगे महाभारत के बारे में कि धृतराष्ट्र जी जो है कौरव, वो उनके 100 कौरव वो पुत्र थे, ठीक है। तो उनका मिस्टेक क्या हो गया था, मतलब उनसे एरर क्या हो गया था कि 100 जन्म पहला, राइट, आप समझिएगा, बिफोर 100 बर्थ उन्होंने बर्ड्स जो होते हैं उनके आंखों में तीर चला दिया था, यानी कि 100 बर्ड को मार दिया था और उनको अंधा कर दिया गया था। तो इसके कारण उसको ऐसा बर्थ लेना पड़ा और जिसके सामने उनके 100 पुत्रों का डेथ हुआ और वो खुद भी एक अंधे पैदा हुए। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया परीक्षित महाराज के द्वारा कि वाई 100 बर्थ के बाद, वो तो उनके 100 जन्म पहला का पाप था ना, तो 100 जन्म क्यों वेट कराया, नेक्स्ट जन्म में ही कर देते। लेकिन यहां पर सुखदेव गोस्वामी जी ने समझाया कि भैया 100 जन्म इसलिए उनको लग गया क्योंकि एक पुत्र पैदा करने के लिए बहुत पुण्य कमाना पड़ता है। तो उनके 100 पुत्र जन्म हो पाए उसके लिए उसके पुण्य क्रिएट करने पड़े, राइट? सो ये पुण्य क्रिएट करने पड़े सो दैट ही कैन टेक एन ह्यूमन बर्थ, राइट? और वो भी पुण्य ऐसा कि जहां पर उसके 100 पुत्र हो पाए, क्योंकि एक पुत्र भी होना बहुत पुण्य का काम है, राइट? तो वैसे 100 पुत्र वो पैदा कर पाए, इतने अच्छे पुण्य जमा किए गए और फिर उसको मरवाए, राइट? आप प्रैक्टिकली सोचिए दोस्तों कि अगर आपने 100 लोगों को मार दिया बंदूक से तो आपका मृत्यु केवल एक बार ही हो पाएगा इधर यहां पर। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्मा विल वर्क लाइक दैट, कि आपको 100 बार मारा जाएगा, राइट? सो कर्मा का साइकिल आप समझ नहीं सकते, लेकिन इट इज वर्किंग वेरी एक्यूरेटली एंड वेरी परफेक्टली, राइट? लेकिन हमको ये कर्मा के साइकिल में नहीं रहना है। हमारा सारा प्रोसेस, सारा स्टडी किसके बेसिस के ऊपर होना चाहिए कि वी शुड कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ कर्मा, राइट? यही सारे रिलीजन हमको समझाते हैं, एंड दैट्स व्हाट आवर शास्त्र स्पीक्स अबाउट। Further question: why only Bhagavad Gita as it is recommended to read? क्यों ओनली भगवत गीता एज इट इज वर्जन जो है, जो भगवत गीता का वर्जन हम सजेस्ट करते हैं, मैं सजेस्ट करता हूं दूसरे लोगों को कि आपको यही वर्जन रीड करना चाहिए। हालांकि मार्केट में बहुत सारे भगवत गीता है, मेरी भी भगवत गीता है, लेकिन मैं जो टॉप पे भगवत गीता रखता हूं वो यही भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज, जो AC भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई है। दिस इज द बेस्ट। अब ये क्यों बेस्ट है, राइट? ये मैं आपको समझाता हूं। आप समझिए दोस्तों कि भगवत गीता जो है, ठीक है, अगर इसका कोर नॉलेज अगर हम देखें तो यू विल गेट टू नो अबाउट कृष्ण, राइट? कि आप कृष्ण जी को जान पाएंगे कि कृष्ण बेसिकली क्या है। ये भगवत गीता पे इतना स्ट्रेंथ है कि यू विल बी एबल टू नो कृष्ण। लेकिन जान के क्या होगा, राइट? अगर आप इसका चैप्टर 18 यानी कि क्लाइमैक्स चैप्टर इनका देखें, लास्ट चैप्टर, तो आता है क्या कि भाई सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यानी कि यहां पर कृष्ण जी बता दे रहे हैं कि आप, कंक्लूडिंग पार्ट उनका यही है कि आप कृष्ण जी की शरण में चले जाओ, ठीक है, और कृष्ण जी आपके पाप को नष्ट कर देंगे। ये उनका बेसिकली कंक्लूडिंग श्लोक है, या ऐसे कह सकते हैं कंक्लूडिंग क्लाइमैक्स चैप्टर है बेसिकली, राइट? कि ये चीज पे भगवत गीता खत्म होती है। अब आगे सोचे हम कि हम कृष्ण की शरण में कैसे जाए। यहां पर केवल इतना ही बताया है कृष्ण जी ने कि आपको मेरे शरण में आना है, दैट्स इट, बट हाउ इट हैज टू बी डन, राइट? तो कृष्ण को माइंड में कैसे रखे, ये आपको श्रीमद् भागवतम से स्टडी मिलेगी, राइट? सो यू हैव टू कम एट द अबाउ लेवल ऑफ भागवतम। अब भागवतम का जरूरत क्यों है, राइट? क्योंकि ये हमको सिखाएगा कि कृष्ण जी को माइंड में कैसे हम रख सकते हैं। इसको रीड करने में, स्टडी करने से आपको पता चलेगा, इसको रीड करने से, स्टडी करने से कृष्ण जी आपके माइंड में रहेंगे।
अब देखिए दोस्तों, भागवतम पे इतना ज्यादा लोग भरोसा क्यों करता है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि भगवत गीता के ऑथर और भागवतम के ऑथर सेम है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, ये कोई नया कोई किताब लग दिया है किसी और बंदे ने, ऐसा नहीं है। ऑथर इज सेम। ये भी वेद व्यास जी ने लिखा है और ये भी वेद व्यास जी ने लिखा है। तो ये तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया कि दोनों ऑथर सेम है। तो भागवतम कब बोला गया था, ये कब का फेस है कि जो महाभारत जब फेस हो गया था, और जब पांडु पांडु पुत्रों का आखिरी बीज यानी कि परीक्षित महाराज जो दुनिया के राजा थे, वह छोटे मोटे राजा नहीं थे, दुनिया के राजा थे। जब उसका लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ आया, यानी कि वो मरने वाले थे, उनको पता चल गया था कि आफ्टर 7 days ही इज गोइंग टू डाई, राइट, विद अ कर्स। तो जो उस टाइम पे उनके पास सारे एक्सपर्ट्स थे वर्ल्ड लेवल के, सबको बुलाया गया और सभी लोगों ने यही बताया कि आप भागवतम को स्टडी करें। ठीक है, और भागवतम का उन्होंने स्टडी करवाया। सुखदेव गोस्वामी और कोई नहीं है, वेद व्यास जी के बेटे हैं, राइट, जिन्होंने ये कंडक्ट किया था। उन्होंने जिन्होंने ये सेमिनार कंडक्ट किया था उस टाइम पे। यानी कि भागवतम कोई और चीज नहीं है, ये महाभारत के जो पांडु के आखिरी बीज है उनसे जुड़ी ये कथा है, राइट। और दोस्तों, आपको पता ही होगा अगर आपने महाभारत स्टडी किया है तो, कि परीक्षित महाराज को किसने बचाया था ब्रह्मास्त्र से, कृष्ण जी ने, राइट। सो परीक्षित महाराज और कृष्ण जी का एक रिलेशन भी है, तो और ऑथर भी सेम है। तो ये बहुत ऑथेंटिक बनता है हमारे लिए स्क्रिप्चर स्टडी करना। ठीक है, तो ये स्क्रिप्चर जो है ये आगे हमको ये बताता है कि कृष्ण जी तो बता के गए, राइट, कि मेरे शरण में आओ, लेकिन कैसे आओ, उसको माइंड में कैसे रखे, ये भागवतम से स्टडी। फिर जो है बेस्ड ऑन शास्त्र जो कलयुग में बताई गई थी एंट्री, वो है चैतन्य चरित्रामृत की हुई। ठीक, राइट। आप भागवत गीता, अब देखिए दोस्तों, बात आती है फर्दर चैतन्य चरित्रामृत की। अब चैतन्य चरित्रामृत का जो स्टडी है वो आपको कृष्ण जी को हट में कैसे रखना है ये सिखाता है, राइट। अब देखिए दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या हमको चैतन्य चरित्रामृत ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहां पर कृष्ण जी को हार्ट में रखना सिखाया गया है, यहां पर माइंड में है, यहां पर केवल कृष्ण जी का नॉलेज है। तो चैतन्य चरित्रामृत ये बताती है कि आपको स्टडी तो भागवतम और भगवत गीता ही करना है थ्रू आउट द लाइफ। आपको चैतन्य चरित्रामृत बैठ के नहीं पकड़ना है, राइट। यहां पर आप आइडियाज लीजिए और बेसिकली आप भागवतम को रेगुलर पढ़िए। यानी कि ये किताब आपको थ्रोबैक कहां पर करती है, वापस भगवत गीता और वापस भागवतम और भगवत गीता में आपको थ्रो लेके जाती है। लेकिन आपका जब उस टाइम पे माइंडसेट होता है स्टडी करने का, वो डिफरेंट होता है। जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल लेता हूं, मैंने जब पहले भगवत गीता पढ़ी थी तो मैंने मटेरियल व्यू पॉइंट से पढ़ी थी, राइट। लेकिन अभी मैं भगवत गीता आफ्टर रीडिंग द सीसी में जब पढ़ रहा हूं तो मैं अब एक्चुअली में उसको मैं इस नजरिए से पढ़ रहा हूं जिस नजरिए से कृष्ण जी हमको बताना चाह रहे थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, भगवत गीता और भागवतम ये ऐसे चीज है जहां पर देयर इज द गिव एंड टेक रिलेशनशिप, देयर इज एन इंक्लूजन ऑफ सम गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अगर हम उसको बिना सोचे समझे पढ़े, अगर हमने भगवत गीता का भावार्थ नहीं समझा और केवल हमने उसके श्लोका के टेक्स्ट के ट्रांसलेशन पढ़ लिए, तो हम ये चीज को समझ नहीं पाएंगे और हम उसको रॉन्ग डायरेक्शन में ले सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो भगवान ऐसा बेनिफिट देंगे। भागवतम में तो मटेरियल बेनिफिट की भी बात की गई है, इफ यू विल स्टडी दिस यू विल गेट द मटेरियल सक्सेस इन योर लाइफ, और मिलता भी है लोगों को। लेकिन इस व्यू पॉइंट से हम स्टडी करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। चैतन्य चरितामृत हमको क्या सिखाती है कि हमको भगवान को देना चाहिए, उससे लेने की भावना से नहीं स्टडी करना चाहिए। भगवान तो ठीक है हमको सब देना चाहते हैं, लेकिन आप जरा पूछिए, जानिए भगवान को क्या जरूरत है, वो भगवान को आप दीजिए। भगवान को भी जरूरत है, राइट, उसको आपके प्रेम की जरूरत है, तो दैट यू शुड बी एन गिवर। सो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था आपको कि देयर इज एन ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग। देखिए दोस्तों, आप अपने फैमिली से, अपने मदर, अपने फादर, अपने वाइफ से प्रेम करते होंगे। सो इज देयर एनी लॉजिक, राइट, जैसे आप अपने मदर से प्रेम करते हो तो इज देयर एनी लॉजिक कि भाई आपके मदर आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए आप प्रेम करते हैं, या आपके मदर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं इसलिए ही आप उनको प्रेम करते हैं? नो, आपकी मदर जैसे भी है, यू लव योर मदर। इसी तरीके से गॉड, नो डाउट हर एंगल में गॉड बेस्ट है, लेकिन उसको लव करने के लिए लॉजिक अटैच नहीं होना चाहिए
कि नहीं, गॉड जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो विक्ट्री है, राइट, वो हर हर गेम जीतते हैं, इसके लिए मेरा गॉड फेवरेट है, दैट इज रॉन्ग आइडियोलॉजी। सो कार्तिक मास में मैं देख रहा हूं बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में आता है कि कार्तिक मास में दिया करने से ये बेनिफिट है, आपको गोलोक मिल जाएगा, लेकिन दैट इज द नॉट माइंडसेट ऑफ चैतन्य चरित्रामृत, राइट, दैट इज द नॉट माइंडसेट ऑफ दिस। माइंडसेट ऑफ चैतन्य चरित्रामृत इज लाइक दैट कि जहां पर आपको ये सिखा मिलता है कि हाँ, कार्तिक में कुछ अगर आप भगवान के लिए दामोदर मास में या कहीं पर भी कोई भी एनवायरमेंट में आप भगवान के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हो, एनी एंडेवर यू डू फॉर द गॉड, यू विल गेट द बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, अपना शुद्धिकरण। ठीक है, अपना प्यूरिफिकेशन हो, क्या मैं अच्छा बन पा रहा हूं, क्या मैं पहले था उससे मैं मेरा एंगर कंट्रोल कर पा रहा हूं, क्या मैं मेरे पहले में जो बैड क्वालिटीज थी वो क्या इंप्रूव हो रही है, दैट शुड बी प्रैक्टिकल। बहुत सारे लोग श्लोक्स बहुत अच्छे रट लेते हैं, बहुत सारे उसमें ग्रो हो जाते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ देयर ओन प्यूरिफिकेशन दे नीड टू चेक, राइट, कि क्या मेरा खुद का इंप्रूवमेंट हो रहा है। दैट इज द मोड ऑफ चैतन्य चरित्रामृत। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, इससे एक्चुअली कृष्ण जी जो है वो हार्ट में आते हैं। चैतन्य चरित्रामृत तो दोस्तों बहुत एडवांस लेवल किताब है, अगर आप उसको दिल से पढ़ोगे तो आपको, मैं यकीन से कहता हूं, आपको ये सबसे अच्छा किताब लगेगा। ठीक है, और जब ये पढ़ने के बाद आप भागवतम और भगवत गीता पढ़ोगे तो ये अलग ही नजरिया से आप चीजों को देखोगे, और वो एक्चुअल में ऐसा चीजें देखोगे जो भगवान कहना चाहते हैं, ना कि अपने नजरिए से। अब देखिए दोस्तों, ये इतना सारा स्टडी आपको करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि भगवत गीता एज इट इज स्टडी करिए, क्योंकि ये दोस्तों ये केवल आपको श्लोक ट्रांसलेशन लेवल पे नहीं रखता है, इनफैक्ट ये आपको जो तात्पर्य देता है परपट, ये भागवतम और चैतन्य चरित्रामृत के आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करता है। इसके लिए ये बुक इज वेरी पावरफुल। काफी लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैं कर्मयोगी हूं, मैं कर्मयोग में मानता हूं, लेकिन कर्मयोग इज अ सीढ़ी, ये एक सीढ़ी की तरह है, आपको केवल कर्मयोग में नहीं रहना है। कर्मयोग अगर आप अच्छा करते हो, कर्म अच्छा करते हो, तो इसे ज्ञान योग में आपको आना है, तो आपका ऑटोमेटिकली आप ज्ञान योग में आएंगे, आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए। ठीक है, और ज्ञान जो आपका बढ़ रहा है, बढ़ेगा, तो उससे आपका भक्ति बढ़ना चाहिए। इफ यू आर नॉट क्लाइंबिंग दो स्टेयरकेस, तो गड़बड़ी है, आप कहीं रुक जा रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू स्टडी द भगवद गीता एज इट इज इफ यू वांट द ट्रुथ। ठीक है, इफ यू रियली वांट टू द ट्रुथ, तो ये बुक आप Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर में होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे तो भी थोड़ा थोड़ा रोज आप पढ़ेंगे तो वाकई में आपको बहुत फायदा होगा। यू शुड कीप दिस विद यू, यू शुड कीप दिस विद यू ऑन रेगुलर बेसिस। अब फर्दर बात आती है, वेयर यू सी योरसेल्फ इन द प्रोग्रेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये भी काफी लोग मेरे को पूछते हैं कि सर आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में कहाँ देखते हैं। मैं तो अपने आप को बहुत ही नीचे और बहुत ही ग्राउंड लेवल, या मैं कहूंगा जीरो लेवल पे भी मैं नहीं हूं, राइट। हालांकि काफी लोग ऐसा समझेगा कि ठीक है, हर कोई ऐसा ही बोलता है कि मैं भक्ति में कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसमें और राइट डिटेल से बताना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ राइट मेरा गलती है और कहाँ कहाँ वो आप गलती को मत करिएगा। ठीक है, तो देखिए, मेरा जो कृष्ण जी के साथ एसोसिएशन हुआ, मेरा एसोसिएशन इज नॉट बेस्ड ऑन दी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यू नो। अगर मैं कंपेयर करता हूं व्रजवासी से, राइट, वहां के लोगों से, तो उनका कृष्ण जी के साथ एसोसिएशन कैसा है, पहले से ही प्रेम से एसोसिएशन है। दे लव कृष्णा, वो ये नहीं देखते कि कृष्णा जी जो है वो जीतते हैं या वो हारते हैं, दे कीप ऑन लविंग द कृष्णा। जबकि मेरा एसोसिएशन कृष्ण जी के साथ पहले से नहीं है, बाय बर्थ से नहीं है, राइट। आपको भी पता होगा, अगर आपने ओस बुक पढ़ी है, तो मैं कृष्ण जी को तो एक स्टेज में हेट भी कर रहा था, मुझे इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था, राइट, कृष्ण जी सी। लेकिन जब मैंने कृष्ण जी को स्टडी किया, मैंने उनको और एनालाइज किया, मैंने भगवत गीता को स्टडी किया, देन आई फाउंड कि मैं कृष्ण जी को हर मोमेंट में जीतता देख रहा हूं। क्योंकि मैंने जब भगवत गीता को स्टडी की तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं भगवान हूं, तो अगर मैं रूल्स बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, राइट। सो ये कृष्ण जी के जो रूल्स थे, राइट, बाय बिकमिंग अ गॉड, दैट बिकम्स वेरी परफेक्ट। ठीक है, तो फिर मैंने आगे भी काफी स्टडी किया, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरा एसोसिएशन ऑफ कृष्णा कैसे हुआ, बाय सीइंग कृष्ण जी ऑन द विक्ट्री साइड। अगर कृष्ण जी साइड लूजिंग साइड में होते तो मैं कृष्ण जी के साथ कनेक्टेड आज ना रहता। सो मेरा एसोसिएशन इज पुअर। जबकि व्रजवासी जो है, जो व्रज के लोग हैं, जिसका माइंडसेट व्रज का है, वृंदावन वासीज, दे लव कृष्णा, चाहे वो जीते कि हारे। हालांकि कृष्णा ऑलवेज विंस, लेकिन फिर भी राइट, देयर इज फॉर गॉड इज नॉट बेस्ड ऑन द लॉजिक, वो लॉजिक से नहीं जुड़े हैं,
ठीक है, जबकि मेरा एसोसिएशन लॉजिक से जुड़ा है। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो है ये लॉजिकल प्रोस्पेक्ट को साइड में रख के एक्चुअली लव और डिवोशनल फेस में आऊं, क्योंकि हर मेरे लॉजिक में कृष्णा जी विक्ट्री हो ही जाते हैं। सो आई नीड टू कम इन अ स्टेज कि जहां पर मेरा लव जो है कृष्णा जी की तरफ बढ़ पाए। सो आई नीड टू मेक अ प्रोग्रेस इन दैट थिंग। दूसरी बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये मैंने सीखी है कि यहां पर चीजों को हड़बड़ाहटी में नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीजें जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में लोग आगे आते हैं तो वो हमेशा बेस्ट चीज एक्विजिशन के बारे में सोचते हैं कि भाई डायरेक्टली उनको कृष्ण जी का एसोसिएशन मिल जाए, गोलोक मिल जाए डायरेक्टली। ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि भाई आपने फ्लाइट का टिकट बनाया और आप जो है ट्रैवल कर दिए अमेरिका जापान। ये इतना इजी नहीं है। यू कैन टेक द एग्जांपल, अगर आपने चैतन्य चरितमृत पढ़ा है तो लक्ष्मी जी, अभी दिवाली है फेस्टिवल, ठीक है, सभी लोगों ने कितना अच्छा लक्ष्मी जी का वर्शिप। लक्ष्मी जी अपने आप पे आपको पता ही होगा कि बहुत ही टॉप लेवल पे प्लेस्ड है, राइट, जो हमारे गॉडेस माने जाते हैं। तो ये जो लक्ष्मी जी है उनको भी गोलोक का एंट्री नहीं मिला है। अब समझिए दोस्तों कि इट इज नॉट दैट इजी कि वो उतनी कितनी उन्होंने वैकुंठ में कृष्ण जी का सेवा किया, अभी भी कर रहे हैं, राइट, लेकिन उनको गोलोक का एंट्री नहीं मिला है। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि हम जो है अभी भक्ति कर रहे हैं तो हमको सीधा गोलोक मिल जाएगा। हाँ, हमको भी हमारा ड्यूटीज देखना चाहिए कि जैसे हमारा फैमिली है, हमारा जो भी सिनारियो है, वी नीड टू फॉलो द ड्यूटी, और उसमें जितना भी समय मिला है ट्राई टू डू द मैक्सिमम भक्ति। अगर ये हम कर लेते हैं, इसमें हम अगर सिंसियर हैं, तो नेक्स्ट बर्थ हमारा ऐसा होगा जहां पर हमारा ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा जहां पर हम और भगवान के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे। तो इट विल वर्क ग्रेजुअली, राइट, इट इज नॉट लाइक दैट यू नीड टू जंप। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे, सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा जाके बैठ गए, और यहाँ पर उनके पेरेंट्स भी परेशान है, सारे इनके ब्रदर फैमिली भी परेशान है, राइट, उनकी ड्यूटीज भी उन्होंने निभाए नहीं है। तो इस तरीके से भगवान नहीं मिलेंगे। डोंट टेक अ शॉर्टकट, आपको शायद और भी जन्म लग सकते हैं, और बाकी और कृष्ण की कृपा हुई तो आपको सडनली बेनिफिट भी मिल सकता है। एंड यू नीड टू इंक्रीज योर राउंड इन द चैंटिंग। जब भी आपको मौका मिले आपको चैंट करना चाहिए, एंड देन यू कैन फाइंड एंड देन यू विल फाइंड सम ग्रेजुअल सक्सेस। नो डाउट यू शुड बी कीपिंग द टारगेट। आप टारगेट रख सकते हो कि आपको गोलोक वृंदावन मिले। यू कैन हैव योर टारगेट, बट योर टारगेट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन यू नो अ काइंड ऑफ स्टफ्स, राइट। तो फिर वो मटेरियलिस्टिक भी हो जाएगा। योर टारगेट शुड बी एज लाइक सच कि आपको कृष्ण जी का सेवा करना है, आप कृष्णा जी के दास हैं। यू नो बेसिकली दोस्तों, मैं बिग सीक्रेट आपको बताना चाहूंगा कि हम जब कृष्णा जी का सोचते हैं और उसका दास बनना चाहते हैं, उसी तरह दोस्तों कृष्णा जी एक्चुअली हमारे दास बनना चाहते हैं। कृष्णा जी डोंट वांट टू बिकम अवर बॉस, राइट। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। अब देखिए अर्जुन के सारथी बन गए कृष्णा जी, राइट। वो बॉस नहीं बनना चाहते बेसिकली कृष्णा जी। कृष्णा जी वांट्स टू बिकम अवर दास, लेकिन वो तब हो पाएगा जब हम उनके दास बनना चाहें। ये दोस्तों ये पूरा प्रेम का बात है। आप इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली अप्लाई करिए अपने लाइफ में। आप अपने वाइफ को बोल सकते हैं कि आई लव यू, आप अपने गर्लफ्रेंड को बोल सकते हैं कि आई लव यू, लेकिन सिर्फ आप ऐसे बोलते रहेंगे आई लव यू, आई लव यू। योर लव, आपका जो लव होगा उसमें एक्शंस होना चाहिए, राइट। और एल्स इफ यू जस्ट कीप ऑन सेइंग आई लव यू, आई लव यू, then they will fed up, right? कुछ दिन के बाद उनको अच्छा नहीं लगेगा। Love should convert into action. Then you can say that it is your true love. Then you can say that it is your true love. Same way हम कहेंगे कि हाँ कृष्ण जी मेरे माइंड में है, yes कृष्ण जी is there in my mind, but what you are doing it for Krishna, right? But what you are doing it for your Krishna, what sacrifices you are making for Krishna, that will actually decide your progress, not only in spirituality but also in your life. फाइनली दोस्तों मैं एक एग्जांपल देके इस चीज को कंक्लूड करना चाहूंगा, वो है गोपी और कृष्णा और गोपी जी का जो लव है वो सबसे प्योर और ट्रू माना जाता है, राइट। जस्ट लाइक कृष्णा एंड राधा रानी जी का लव है, वो बहुत प्योर और ट्रू माना जाता है। वाई दोस्तों? क्योंकि ये गोपीज और राधा रानी जी है, वो कृष्णा जी को जब हम देखिए दोस्तों, हम राधा रानी जी का क्यों नाम बार बार लेते हैं, राइट। हम क्यों ज्यादा राधा रानी जी का नाम लेते हैं? क्योंकि राधा रानी जी ऐसे हैं कि वो कृष्ण जी को ऐसे बताते हैं कि ये जो डिवोटी है ये मेरे से भी अच्छा है, आप उनको हेल्प करिए, राइट।
तो राधा रानी जी इतने मर्सीफुल है। वैसे ही गोपी का जो लव का भाव है वो भी एक ट्रिमेंडस लेवल पे है। ये कोई गोपी और कृष्णा का कोई छोटा प्रेम नहीं है। अब देखिए दोस्तों, फाइनली मैं शास्त्र का स्टोरी बता के ये चीज को कंक्लूड करता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। कृष्णा जी का एक बार सर दर्द हो रहा था। वैसे तो कृष्ण जी को सर दर्द नहीं होता, लेकिन लीलाई होती है सारी। तो वहां पर नारद मुनि जी पहुंच गए। तो नारद मुनि जी ने कहा कि क्या हुआ? तो कृष्ण जी ने कहा कि देखिए मेरा सर दर्द हो रहा है। ये नारद मुनि जी ने पूछा कि ये कैसे मिटेगा, अब आप ही बताइए, आप भगवान हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे मिटेगा? तो जो कोई डिवोटीज है, ठीक है, जो मेरे डिवोटीज हैं उनके उनके चरणों का, यानी कि उनके उनके चरणों का रज, यानी कि जो धूल होता है, उनके डिवोटीज का चरणों का, उनके फीट का जो धूल होता है, रज, अगर वो मैं सर पे लगा लूं, कृष्ण जी ने कहा, तो मेरा सर दर्द तुरंत ही मिट जाएगा। तो नारद मुनि जी ने कहा कि इम्पॉसिबल, ये कोई आपको देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि नारद मुनि जी शास्त्र को जानते हैं कि अगर हमारे चरण के रज हमने कृष्ण जी के माथे पे लगा दिए डिवोटीज ने, तो उनको परमानेंटली नरक मिलेगा और नरक में सड़ना पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं। शास्त्र के जो जानकार है, कृष्ण जी के डिवोटीज तो शास्त्र के जानकार ही होते हैं, तो कोई नहीं देगा। तो वो फिर भी गए। हालांकि नारद मुनि जी भी दे सकते थे अपना चरणों का रज, लेकिन नारद मुनि जी ने भी नहीं दिया। फिर भी वो फाइंड करने गए। उन्होंने काफी ढूंढा और कोई भी ऐसा डिवोटी उनको नहीं मिला जो उनके चरणों का रज कृष्णा जी का सरदर्द को मिटाने के लिए दे दे। सबने कहा कि नहीं, वी आर नॉट केपेबल, नो वी कैन नॉट गिव, राइट, हम तो कहां पर ऐसे हम तो कैसे दे सकते हैं, राइट। इसी तरीके से कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी लाइफ टाइम नरक में सड़ना नहीं चाहेगा करोड़ों करोड़ों वर्ष तक, राइट। इतना भक्ति करने के बाद everybody wants then association with कृष्णा जी, राइट, everybody wants the association with कृष्णा जी। तो लोग क्यों नरक में जाए उनके डिवोटीज? तो नारद मुनि जी आ गए और कहा कि देखिए कोई ऐसा मिल नहीं रहा है जो अपने चरणों का रज आपके सरदर्द को मिटाने के लिए दे दे। तो कृष्ण जी ने कहा आपने गोपियों को पूछा? यू कैन विजिट द गोपीज एंड आस्क। तो उन्होंने कहा कि गोपीज को, ठीक है, राइट। तो फिर वो गोपीज को पूछने गए और गोपीज को पूछने गए। तो गोपीज तो बेसिकली दे लव कृष्णा, राइट, दे बेसिकली आर इन दिस मोड ऑफ लव। तो गोपीज को जब पता चला कृष्णा जी का सरदर्द हो रहा है और उनका चरणों का रज चाहिए, तो गोपियों ने तो बकेट भर भर के दे दिया कि जाओ ले जाओ जल्दी कृष्ण जी के लिए, ताकि उसका सरदर्द मिट जाए। तो नारद मुनि जी ने कहा कि शायद गोपियों को शास्त्र के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने ज्ञान दिया कि भाई आपको नरक में सड़ना पड़ेगा इसके रिटर्न में, ये आप जानते हो। तो गोपियों ने क्या बताया, इससे क्या कृष्ण का सरदर्द मिटेगा? नारद मुनि टोल्ड कि यस, मिटेगा। तो आप ले जाओ नरक में, चाहे हमको जितना भी सड़ना पड़े हम सड़ेंगे, कृष्ण जी को बस सरदर्द नहीं होना चाहिए। अब ये पोजीशन में दोस्तों आप खुद अपने आप को रख के देखिए कि क्या आप किसी को भी इतना प्यार करते हो that you can make such a huge sacrifice। आप खुद देखिए और खुद रियलाइज करिए। और हम अपने आप को ट्रू लवर कहते हैं कि आई रियली लव माई फैमिली, आई रियली लव माई वाइफ, आई रियली लव माई गर्लफ्रेंड। लव इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एक्शंस एंड द काइंड ऑफ सेक्रीफाइस यू मेक फॉर योर पार्टनर। दैट इज एक्चुअली ट्रू लव। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं कि लव जो है वो एक्चुअल में ट्रू लव कृष्ण से ही हो सकता है। तो ये दोस्तों हमको समझना चाहिए। अब मैंने आपको कहा कि लक्ष्मी माता जी हैं, उनको गोलोक नहीं मिला, तो यहां पर हमारे माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि उनको गोलोक क्यों नहीं मिला, क्या कमी रह गया। नो, यू प्रे फॉर लक्ष्मी जी कि उनको गोलोक मिल जाए। ये वैष्णविज्म है। वैष्णविज्म ये नहीं है कि हमको कृष्ण जी के साथ एसोसिएशन मिल गया, हम कृष्ण जी के साथ मजा कर रहे हैं। नो, वैष्णविज्म क्या है? वैष्णविज्म सबसे पहले यह है कि कृष्णा को क्या चाहिए वो हम प्रोवाइड करें। वैष्णविज्म ये है कि जो कृष्ण को अचीव करना चाह रहा है। कभी हमने ये सोचा कि लक्ष्मी जी को क्या जरूरत है, उनको क्या हेल्प चाहिए? कभी हमने ये सोचा? हमने ये सोचा कि हाँ लक्ष्मी जी हमारे ऊपर धन वर्षा कर दे। लेकिन उनकी जरूरतों के बारे में भी तो जानो, उनको भी तो समझो। जब उनको जानो कि लक्ष्मी जी भी आपके माता है, आपके मदर है, so you need to take care of her, right? You cannot misuse her। लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग से आपको जो मिला हुआ धन है वो आपको कृष्ण के सेवा में लगाना चाहिए।
वो आपको कृष्णा के सेवा में लगाना चाहिए। यू नीड टू यूटिलाइज दिस फॉर कृष्णा। लक्ष्मी माता जी जो है वो जब गोलोक में एंट्री किए तो वहां के जो द्वारपाल है उन्होंने स्टॉप किया, तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप क्यों मेरे को स्टॉप किए, मेरे को अब जाने दीजिए। अब कोई लोग यहाँ पर यह भी कहेगा कि लक्ष्मी नारायण जी हमेशा साथ ही है और नारायण और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। हाँ, बात सही है, लेकिन नारायण इज एक्चुअली नॉट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। उनकी पोजीशन बहुत ऊंची है, लेकिन नारायण के भी ऊपर आते हैं देर आर दी चतुर्व्यूज, जैसे शंकरशन है, अनिरुद्ध है, जैसे वासुदेव है, पार्द्युम है, ठीक है। उनके ऊपर बलराम आते हैं जो फर्स्ट एक्सपेंशन है, राइट। उनके ऊपर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड आता है। उनके नीचे भी काफी चेन है, जैसे कारणोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है, जो हम कण कण में भगवान कहते हैं। तो एवरीबडी आर प्लेस्ड इन देयर पोजीशन, लेकिन है वो कृष्णा ही, राइट। सो लक्ष्मी जी जो है वो डेफिनेटली कृष्णा से मिल ही सकती है। वैसे लक्ष्मी जी जो है वो कृष्णा से मिल ही सकती है, लेकिन उनको गोलोक में पार्टिसिपेशन नहीं मिला रासलीला में, राइट। तो उनका रीजन जो द्वारपाल ने बताया वो ये था कि यहां पर एंट्री अगर आपको लेना है तो आपको व्रजवासी होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप व्रजवासी नहीं है तो व्रजवासी के चरण कमलों के पीछे आपको चलना पड़ेगा, यानी कि यू नीड टू फॉलो द फुटस्टेप ऑफ व्रजवासीज, देन वी कैन अचीव दिस सक्सेस। सो लेकिन हमारा यहां पर क्या गोल होना चाहिए? अवर गोल शुड बी एज सच वी कैन हेल्प अदर्स इन अ वे दैट दे कैन अचीव द परमानेंट सक्सेस। Why I love Krishna consciousness, why I love the Krishna consciousness, why I love Prabhupada ji's teachings, why I love Prabhupada ji's books, because I can easily relate that in my practical life. मैं जब भी उनको स्टडी करता हूँ, I related with my practical life and I found it very meaningful, कि अगर ये चीज हम प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस में अप्लाई कर ले, then definitely we can spiritualize our business. बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।